नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हमने वादा किया था कि धीरे धीरे इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आपने देखा होगा कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी और आज से हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप सामने देख रहे होंगे, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी उसको पहले आप ध्यान से समझो। नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th हिंदी, यानी आज हम लोग हिंदी के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ कहाँ से चीज़ें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? और यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है संपूर्ण सिलेबस की जानकारी। आज हम पूरा संपूर्ण सिलेबस सीखेंगे और टारगेट हमारा आने वाला एग्जाम 95+। सिर्फ ये लिखने के लिए नहीं है, हर एक वीडियो में आपको हम बताते हैं। बस आप धैर्य बनाए रखो, कड़ी मेहनत करो, आने वाला जो रिजल्ट होगा ना बहुत ही सुनहरा होने वाला है। और पूरी चर्चा करेंगे पूर्णांक 100 की, क्योंकि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है तो वो 70 नंबर का एग्जाम होता है। बाकी आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश पूरा 100 नंबर का होगा। वो बात अलग है कि एक इलाहाबाद बोर्ड में याचिका दी गई कि हो सकता है इस बार एग्जाम आपके 80-80 नंबर के हों और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के तौर पर, या जैसे हाई स्कूल में आपको 30-30 नंबर हर एक सब्जेक्ट में मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार 20-20 नंबर हर एक सब्जेक्ट में इंटर में किया जाए। ठीक, तो अभी कंफर्म नहीं है, तो अभी हम 100 को मान के चल रहे हैं। ठीक, अब बाकी अब कोई देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर आप देखो, ठीक, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए रोज की तरह। अब आप सोच रहे हो कि सिलेबस में क्या लिखना है। जी हाँ, बिल्कुल लिखो। अगर सिलेबस नहीं लिखोगे तो कैसे तैयारी करोगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है ना? समझो ध्यान से। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है क्या, क्लास 12 हिंदी न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड, यानी क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है डिटेल से। और फिर आगे लिखा हुआ है क्या क्या आएगा हिंदी में, पूर्णांक। पूर्णांक आप सभी को पता ही है 100 का। ठीक, तो सबसे पहले देखो, आपका जो पेपर होता है 2 खंड में आता है। ध्यान से समझो, यहाँ पर एक आता है आपका खंड का और एक आता है आपका खंड खा। ठीक, खंड का में आपका पूरा बुक से रिलेटेड रहता है, खंड खा में आपका ग्रामर से रिलेटेड रहता है। बुक से मतलब जो लेसन आपके दिए गए। ठीक, तो पहला जो खंड का आएगा आपका, वो कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का। उसमें क्या क्या चीजें आती उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझो एक एक चीज को। ठीक, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हिंदी गद्य का विकास, और इसमें आपके पूरे 5 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो टोटल आपके कितने नंबर होंगे? 5। अब वो प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, हिंदी गद्य का, आप भी अपने कॉपी में लिखो, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल युग के बारे में, और शुक्ल युग के बाद हम लोग इसमें सीखेंगे शुक्लोत्तर युग के बारे में। ठीक, फिर से समझ लो, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, और उसके बाद हिंदी गद्य की विधाएं। अगला क्या होगा, हिंदी गद्य की विधाएं। विधा का मतलब आप समझते हो, विधाएं का मतलब हो गया, जैसे आपको उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक, आलोचना से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक, और निबंध। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझो। देखो, कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को इग्नोर करके चले जाएं, क्योंकि हिंदी ये लास्ट के 15 दिन पढ़ लेंगे। बेटा, हिंदी अगर खराब हो गई तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जैसी आपकी तैयारी। कभी पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल कर दिया जाता है, कभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप कर दिया जाता है, तो वो चीज़ें बात की डिपेंड है। हिंदी में अगर आपने मेहनत कर ली और राइटिंग थोड़ी सी अच्छी बना दी तो हिंदी में 95+ कोई नहीं रोक पाएगा। फिक्स सिलेबस होता है, अभी धीरे धीरे सब बताएंगे हम। जैसे पंचलाइट एक कहानी, कुछ लोग पढ़ चुके होंगे, मुनरी और गोधन की प्रेम कहानी है ना। उसके बाद उसी में बहादुर, पंचलाइट बहादुर आप 2 तैयार कर लो, बाकी लाठी जो है उसमें आप छोड़ दीजिए, फिर भी काम बन जाएगा। बाकी हम धीरे धीरे आपको तैयारी करवाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। और यकीन मानो आप
कि बहुत कम मेहनत में हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। क्या चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी आएंगी ना एग्जाम में, आएंगे भी तो उसके बगल में 100% दिया होगा कि कौन सी चीज़ें करनी है आपको, कौन सी नहीं करनी है। ठीक, तो पहले आप इसको समझो कि जो 5 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर आएंगे ये ऑप्शनल आएंगे, और ये अगर 10 गलत हो जाते तो पूरा रिजल्ट हिंदी का खराब हो जाता। आप खुद समझो, अगर शुरू के ऑप्शनल 10 आपने गलत कर दिए तो एग्जामिनर का कॉपी चेक करने तक में मन नहीं लगेगा और वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। क्यों? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 10 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बाकी तो सही करेंगे। यकीन मानो, जब शुरू के 10 के 10 ऑप्शन आपके गलत हो गए या 2-3 सही हुए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको हिंदी में नॉलेज बहुत कम है। आपने थ्योरी और उसका अर्थ कितना भी अच्छा लिखा हो, उसको कॉपी में उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। और अगर आपके ये ऑप्शनल 10 के 10 सही हो गए, फिर आपने थ्योरी थोड़ी गड़बड़ भी लिखी है ना, कहने का मतलब उतनी अच्छी नहीं लिखी है, फिर भी पूरे नंबर मिलते। ये एक क्राइटेरिया होता है, ये एक तरीका होता है कॉपी में अच्छे नंबर लाने का। तो पहला आप प्रयास कीजिए क्या कि कुछ भी करो ये ऑप्शनल एक भी गलत नहीं करना है। तो उसी के लिए जो आपका हिंदी गद्य का विकास होगा उसमें हम लोगों को हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। शुक्ल युग को पढ़ना है ढंग से, शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और हिंदी गद्य की विधाएं में आपका उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको कोई ना कोई एक नाम देगा, कहेगा बताओ ये निबंध है कि आलोचना है कि कहानी, ये उपन्यास। बाकी हम क्वेश्चन जब करवाएंगे प्रैक्टिस तब आप चीज़ें समझोगे। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हिंदी काव्य साहित्य के विकास से। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, तो इसमें आपको पढ़ना है, और ये भी देखो 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, तो ये भी पूरे कितने 5 नंबर के बनेंगे। इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो इसमें आपको पढ़ना है भारतेंदु युग। क्या पढ़ना है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, तथा प्रगतवादी युग। प्रगतवादी युग। ठीक, एक कॉपी में आप एक जगह पे पूरा आज 100 नंबर को लिख लीजिए कि हमें कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यकीन मानो, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और हिंदी गद्य की विधाएं आपने तैयार कर ली तो आपके गद्य के 5 नंबर एकदम कंप्लीट है ना। ये 5 नंबर एकदम 100% पक्के हो गए, कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरे जो 5 प्रश्न ऑप्शनल आएंगे वो हिंदी काव्य साहित्य या पद्य से आएंगे, जिसमें अगर आप लोगों ने भारतेंदु युग ढंग से पढ़ लिया, छायावादी युग यानी कब से कब तक चला, कौन कौन से कवि हुए, उनकी क्या मुख्य रचनाएं हुई, द्विवेदी युग को आपने पढ़ लिया और प्रगतवादी युग को, तो इसके ये 5 नंबर एकदम कंफर्म हो गए। इतनी बात समझ गए? पहला और दूसरा प्रश्न आपके 5 ऑप्शनल आएंगे, शुरू के 5 गद्य से होंगे और बाद के 5 पद्य से होंगे। क्लियर? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला पेज ओपन करते हैं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या आएगा, ध्यान से समझो। ये खंड का की चर्चा चल रही है ना, बड़ी डिटेल से, बड़ी मेहनत से ये हमने पूरा तैयार किया है। आप उस मेहनत को बस ये समझो कि आप अपना रिजल्ट अच्छा बना लो। ठीक, उसके बाद जो तीसरा प्रश्न आएगा आपका लिखा हुआ पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर 5 प्रश्न। ठीक, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 10। और समझ लो 10 नंबर का मतलब समझ रहे पूरे 2%, और बिल्कुल आसान है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक, फिलहाल में समझो यहाँ पर। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लिखा क्या, ध्यान से पढ़ो। कह रहा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। गद्यांशों पर जो आपके जो गद्य हैं उसमें से देखो कुछ हम मुख्य यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। जैसे पहला आपका आता है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, हो सकता है आपको जो पैसेज दिया जाएगा, जो पैराग्राफ दिया जाएगा, कहेगा प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताइए, तो 2 नंबर हो गए। 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान से समझो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। 5 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर मिलेंगे 10। लेखक पूछा जा सकता है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट हिंदी के चैप्टर है वो हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, आप उनको ढंग से नोट कर लीजिए। और बस हिंदी की इसी जो भी आज लास्ट लेक्चर तक हम आपको चीज़ें बताएंगे उसी के आधार पर आप हिंदी की तैयारी कीजिए। यकीन मानो एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? बस विश्वास बनाओ आप। तो हमने क्या कहा, पहला इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा राष्ट्र का स्वरूप, चैप्टर का नाम है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा देखो क्या होगा, ध्यान से समझो यहाँ पर। अगला आएगा अशोक के फूल।
अशोक के फूल। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तीसरा लिख लीजिए आप। तीसरा आएगा आपका भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है? जी सुंदर रेड्डी। ठीक, लेखक आप सबके जरूर याद करो। और चौथा आ जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? निंदा रस। ये चैप्टर का नाम है निंदा रस, और इसके लेखक आपके हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई लिख लीजिए बड़े ढंग से कि यानी जो तीसरा प्रश्न आपका रहेगा वो पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और मुख्य चैप्टर कौन कौन से हैं यहाँ से आपके पैराग्राफ पिछले कम से कम 10 वर्षों के रिकॉर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो और भी लेसन आप उनको छोड़ दीजिए। हम कहते हैं आप ये 4 पहले ढंग से तैयार कीजिए, एकदम ज़्यादा खाने के चक्कर में मत रहिए। पहले आप इन 4 को ढंग से तैयार करो। राष्ट्र का स्वरूप लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इनका पूरा नाम है, और निंदा रस हरिशंकर परसाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर। यानी जो चौथा प्रश्न आपका आएगा वो पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और उनके कौन कौन से कवि हुए उनसे रिलेटेड। और यहाँ भी जो सिस्टम है आपका वही रहे सेम, यानी यहाँ भी आपके 5 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी टोटल नंबर यहाँ भी आपको 10 मिलने वाले। सोचो जरा, गद्य अगर 4 चैप्टर ही ढंग से पढ़ लिए, पद्य पढ़ लिए तो 10 और 10 20, यानी पूरा का पूरा 4%। हर एक क्वेश्चन में 1-1, 2-2% छिपा हुआ, और यही 1-1, 2-2% मिलकर आपको 85 के पार पहुंचाएंगे। क्लियर? क्लियर ना? अब देखो ध्यान से समझो, पद्य में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, ध्यान से समझो। पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका पवन दूतिका। क्या आता है? पवन दूतिका आप लोगों के स्कूलों में स्टार्ट हो गया होगा, पवन दूतिका। और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप भी लिख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, इनका थोड़ा सा नाम बड़ा है बाकी कवियों की तुलना में। पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा आप यहाँ पर लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप, और इसी में कामा लगा के लिख लीजिए आप एक गीत। ठीक, इसी में एक गीत है, और ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु, और इसी में कामा लगा के गीत भी लिख लीजिए। ठीक, इसके कवि कौन हैं? जयशंकर। दिख रहा है ना सबको इधर साइड में कोने में? जयशंकर प्रसाद। और चौथा आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, गीत महादेवी वर्मा। गीत किसका? महादेवी वर्मा। थोड़ा सा आप लोग राइटिंग को एडजस्ट करना, राइटिंग हमारी बहुत ही बेकार है, बहुत हमने बचपन से प्रयास किया, नहीं सही हो पाए, और यही कारण है बोर्ड एग्जाम में हमें लिखित परीक्षा में जहाँ राइटिंग पर चीज़ें डिपेंड है ज़्यादातर नंबर हमको कम ही मिले हैं, है ना। तो बाकी आप थोड़ा राइटिंग भी सुधारने का प्रयास करना, आपकी लिखित परीक्षा है। हमने क्या कहा? तीसरा प्रश्न आपका आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित। यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल नंबर कितने हो गए? 10। कौन कौन से चैप्टर आपको पहले तैयार करने, ये ना सोचना बाकी छोड़ के दिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पहले आप इनको ढंग से तैयार कीजिए। जो आज हम 100 नंबर कन्फर्म करने वाले हैं, इसमें जो जो चीज़ें हम बताएंगे पहले आप उसको ढंग से तैयार कीजिए। उसके बाद अगर समय आपके पास बच रहा है तो बाकी चीज़ें पढ़ो। हमको भी पता है आपके पास 5 सब्जेक्ट का लोड है। जो मैथ लिए होंगे बायोलॉजी छूटी होगी, जो बायोलॉजी लिए होंगे मैथ छूटी होगी, लेकिन फिर भी 5 सब्जेक्ट है ना, तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिकंदर महान क्यों बना था?
सिकंदर महान अपनी रणनीतियों की वजह से बना था। और भी महाराजा हुए और भी राजा हुए, लेकिन सिकंदर ही महान क्यों कहा गया? आप लोगों ने सुना होगा सिकंदर महान, उसकी रणनीतियां ऐसी थी ना, उसने कॉन्सेप्ट उसके इतने तगड़े थे जंग जीतने की कि वो कभी युद्ध हारता ही नहीं था। किसी दिन विशेष रूप में आपको सिकंदर की कहानी सुनाएंगे, कितना खतरनाक योद्धा था वो, और कम सैनिकों से कितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देता था। ठीक है, फिर आज अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो फिर जो अपनी कहानी है ना वो अधूरी रह जाएगी। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमको गद्य में क्या क्या चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लेखक, और पद्य में कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके लेखक। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें देखो लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। अब देखो दो चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी, एक तो साहित्यिक परिचय और दूसरी कृतियां। तो साहित्यिक परिचय का आपको मिलता है 3 नंबर और कृतियों को मिलता है आपका 2 नंबर। तो 3 और 2 मिलाकर यहाँ भी 5 नंबर बन जाएंगे और ये भी आपका 1% के बराबर होगा। यानी आप देख रहे होंगे हर एक प्रश्न 1% बनता है। हिंदी के नंबर बहुत ही आसान होते हैं बेटा, बस आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना। जितनी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मेहनत कर रहे हो उससे आधी मेहनत कर लेना, और भी आधी, फिर भी आप 90 क्रॉस कर जाओगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी हमने लेखक अभी बोले थे, जैसे लेखक लिखा हुआ तो लेखक में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? पहला क्या आ जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका आप तैयार कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जब ये आते ना हो। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और चौथा हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ये 4 जीवन परिचय याद कर लो, 4 नहीं बल्कि इनमें से कोई भी 3 आप तैयार कर लेना, 100% पेपर में इसके बाहर नहीं जाएगा। और जिसको विश्वास नहीं है आप इन तीनों में से कोई भी, इन 4 में से कोई भी 3 तैयार कर लेना और एग्जाम दे के आना, फिर बताना कैसा पेपर हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल कभी छूटता ही नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन 2 में से कभी कभार कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये 2 जीवन परिचय जीवन में कभी छूटे ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी आप तैयार कर लीजिए। और क्या करना है, साहित्यिक परिचय और साथ में उनकी रचनाएं तैयार कर लीजिए। आप बड़ी आसानी से आप 5 नंबर प्राप्त कर लोगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या आएगा। अगला प्रश्न 5 का खा, अभी तो 5 का हुआ है केवल, है ना। तो 5 के खा में अब कह रहा है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। ये भी आपका 3 और 2 मिला के कितने नंबर पूरे बनाएगा? 5 नंबर। इसका मतलब ये है कि आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और कृतियां लिखना, और अधिकतम शब्द सीमा कितनी? 80, यानी लगभग आप 1.5 पेज मान सकते हो। इतने में आपका काम चल जाएगा। अब कवियों की बात करें तो कवि अभी आपके कौन कौन से लिखे थे? आप जयशंकर प्रसाद का लिख दीजिए, महादेवी वर्मा का लिख दीजिए, कैकेयी का अनुताप किसका था? मैथिली शरण गुप्त का लिख दीजिए। तो जो भी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे उन चैप्टरों के जो कवि और लेखक वही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में होगा, है ना। जो चीज इंपॉर्टेंट होती वो हर जगह पर होती, तो वहां से आप किन्हीं भी 2-3 लोगों का तैयार कर लीजिए, ये 5 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। क्लियर? अगला जो प्रश्न आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित और इसमें अधिकतम शब्द। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बनता है पंचलाइट और दूसरा आ जाता है आपका बहादुर। ठीक, या तो कहेगा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। और पंचलाइट के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, उसका सारांश कहने के लिए आएगा। या फिर बहादुर, बहादुर एक गरीब मध्यम वर्गीय लड़के की कहानी, आगे जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे। और पंचलाइट एक गोधन नाम का लड़का होता है जिसकी एक प्रेमिका होती है ना। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों की प्रेमी और प्रेमिका बने हुए हैं, तो वैसे ही गोधन की भी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है मुनरी और उसकी माँ का नाम होता है गुलरी काकी। तो गोधन में एक खूबी होती है, तो जो गोधन नाम का लड़का होता है उसमें एक खूबी होती है कि वो पेट्रोमैक्स को जलाना चाहता है। पेट्रोमैक्स मतलब जिसको ये लोग पंचलाइट, पेट्रोमैक्स पंचलाइट एक ही चीज है जिसको वो जलाना जानता है। बाकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जब हम कहानी बताएंगे आपको सिखाएंगे। अंत में क्या होता है,
गोधन पेट्रोमैक्स जला देता। पहले तो जो मुनरी की माँ होती गुलरिका की, उसको पंचों से शिकायत करके उसको गांव से यानी जात से बेदखल करवा देती है। और जब रामनवमी के अवसर पर गोधन पेट्रोमैक्स यानी पंच लाइट जला देता है तो गुलरिका की बड़ा ही खुश हो जाती है और वो उसको गोधन को शाम को खाने पर निमंत्रण देती है यानी। और वहीं पर एक डायलॉग लिखा हुआ क्या कि तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा का मतलब ये लोग सिनेमा को बोलते थे, है ना। तो कहने का मतलब इस कहानी से एक ये शिक्षा मिलती है कि जब आप काबिल व्यक्ति होते हैं ना तो आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लगभग हर लेक्चर में हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि जब आप कामयाब हो गए तो आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार इस पंचलाइट कहानी में गोधन के गुनाह माफ उसकी मुनरी की माँ गुलरिका की ने माफ कर दिया। तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल में इंटरेस्टिंग कहानी है, जिस दिन कहानी की चर्चा करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल में आपको यहाँ पर पंचलाइट तैयार कर लेना, इसका सारांश या इसका जो कथा वस्तु है, और यहाँ पर बहादुर। ठीक, अगला प्रश्न जो आएगा आपका प्रश्न नंबर 7 लिखा पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। ठीक, अब हम लोग आते हैं, सामने आप लिखा हुआ देख ही रहे होगे खंड खा, और ये भी कितने नंबर का 50 का। ठीक, ये ग्रामर वाला पोर्शन ज्यादा है, जितना लिखने वाला ज्यादा था वो खंड का में आता है। अब यहाँ पर देखो जो 8वें का आएगा आपका लिखा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और ये 2 और +5 नंबर बराबर 7। संस्कृत गद्य का यानी जो आपके संस्कृत के पाठ दिए गए हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक जातक कथा, है ना। जातक कथा में क्या होता है, एक मोर वाले होता है उलूक जातकम और एक नृत्य जातकम, है ना। तो एक नृत्य जातकम यानी जिसमें मोर की कहानी, उलूक जातकम जिसमें कौवे की कहानी है राजा बनने वाली। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपका जैसे आ गया इसमें एक इंपॉर्टेंट है आपका महामना मालवीय ये चैप्टर। एक हो गया आपका पंचशील सिद्धांता, और एक हो गया आपका सुभाषित रत्नानी। ठीक, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। जातक कथा हो गया, महामना मालवीय हो गया, पंचशील सिद्धांता हो गया, सुभाषित रत्नानी, और भी कई सारे चैप्टर हम थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं ताकि आप चीजों को समझो। तो इसमें जो गद्य आएगा, बड़ा सा पैराग्राफ आएगा संस्कृत में, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना, उस संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया। और एक विशेष बात, इसमें लेखक या कवि नहीं होते हैं, ना संदर्भ। जब भी लिखते हो एक आदत पड़ी होती ना कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में या काव्य खंड में या संस्कृत खंड में संकलित फलाने चैप्टर से लिया गया है, जो भी आपका चैप्टर का नाम होगा। और इसके लेखक, तो लेखक यानी जो गद्य आप पढ़ते हो वहां लेखक होते हैं और कवि होते हैं पद्यांश में, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में लेखक या कवि नहीं होते। तो ये गलती मत करना कि आप लेखक या कवि और सोच में बैठो कि इसके लेखक कौन है। जितने भी संस्कृत के चैप्टर है लेखक नहीं होंगे, बस आपको चैप्टर का नाम लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। उसके आपको पूरे मिल जाएंगे 2 नंबर, और 5 नंबर आपको मिलेंगे व्याख्या के। तो 5 और 2 मिला के हो जाएंगे 7 नंबर। क्लियर। तो ये कुछ हमने चैप्टर यहाँ पर लिख दिए हैं, और भी चैप्टर उनको आपको पढ़ना है। और जो 8वें का खा होगा लिखा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा श्लोक पूछा जाएगा। पद का मतलब क्या हो गया, श्लोक, है ना। पद का मतलब क्या हो गया, पद का मतलब होता है श्लोक। अब श्लोक देखो कहा सुभाषित रत्नानी में आपको श्लोक मिलेंगे, समझे। उसके बाद में किसी जैसे महामना मालवीय या पंचशील सिद्धांता, इसमें जब आपका जो चैप्टर होता है बीच बीच में आप डबल लाइन लिखा हुआ देखोगे श्लोक टाइप को, तो वहां से आपका श्लोक ले लिया जाता है। या फिर सबसे ज्यादा श्लोक आपके किसमें है, सुभाषित रत्नानी, और इसी में से कोई ना कोई एक श्लोक आपका फंस जाता है। उसको भी आपको लिखना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसकी व्याख्या करनी, उसके भी आपको 7 नंबर, यानी 14 नंबर आपको संस्कृत में सिर्फ व्याख्या के मिल रहे हैं। चैप्टर का नाम लिखने के और व्याख्या के। बात पूरी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर पूरा पैराग्राफ आएगा, चैप्टर का नाम लिखोगे, संदर्भ यानी उसका 2 नंबर, 5 नंबर व्याख्या का, 7 नंबर ये कंप्लीट हुए। और जो 8वें का खा नंबर होगा वहां पर एक श्लोक आएगा, उस श्लोक में आपको उसका संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी, उसके भी 7 नंबर। क्लियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला प्रश्न ये देखो यहाँ पर, ठीक, ये पूरा ग्रामर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो आपके चैप्टर हैं वहां से 2 प्रश्न
3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्नों के संस्कृत में ही उत्तर देने होते हैं। क्लियर? तो वो आपका 2 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 4 नंबर का ये आने वाला है। अगला जो 10वां प्रश्न होगा, लिखा है काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार, ये भी 2-2 नंबर के आते हैं, तो तीनों मिला के हो जाएंगे 6। रस में आपको जैसे हास्य रस हो गया, वीर रस हो गया, करुण रस, सारे रस भूल जाओ, हास्य रस करुण रस 2 पढ़ के जाओ, जरूर फंस जाएगा। हास्य रस क्या होता है, जहाँ हंसने की स्थिति आ जाए, यानी जब हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा आदि को देखकर हास्य उत्पन्न होता है, जब हास्य नामक स्थायी भाव, भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्टि होती है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और एक आपको ऐसा एग्जाम्पल लिख देना जो हंसने वाला हो, जैसे एक शंकर जी का बहुत फेमस है, हंसी हंसी भाजियां देख दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ऐसा भगवान शंकर का ये थोड़ा सा प्रचलित है, इसको पढ़कर आपको हास उत्पन्न हो रहा है, हंसी आ रही, तो यही हास्य रस हो गया, है ना। और एक वो है, विंद के वासी उदासी तपोव्रति धारी, महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी मुनि कथा सुनिवै मुनि वृंद सुखारे, है ना। तो एक ये भी थोड़ा सा फेमस है जो हास्य रस से आता है। उसके बाद आप करुण, हास्य रस में हमने क्या कहा, हास्य रस तैयार कर लो। करुण रस, करुण रस क्या होता है, जब शोक नामक स्थायी भाव, भाव विभाव और अनुभावी भावों का संयोग होता है एक तरह से, उस स्थिति में करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे करुण रस का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है क्या, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये श्रवण कुमार की माता जी के बारे में कहा गया है, या उन्होंने कहा था ऐसा। ठीक, तो जब हम डिटेल में हिंदी पढ़ाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है हर एक सब्जेक्ट की क्लास, चाहे वो केमिस्ट्री आप देख रहे होंगे, बस आप लोग एक थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो। क्या आप लोग ना तो शेयर कर रहे हो अच्छे से, और ना ही आप कमेंट कर रहे हो, बस 2 चीजें आप बढ़ाइए। हम आपसे कुछ 1 रुपए नहीं लेना चाहते हैं, आप गुरु दक्षिणा के रूप में अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके 4 से 5 मित्रों में शेयर करना है आपको, और प्यारे से कमेंट करना है कि क्या कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट रखा जाए। आने वाले लास्ट जुलाई तक हर एक सब्जेक्ट इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा, और अल्टरनेट करके एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लियर? तो उसके बाद में ये हो गया रस। उसके बाद में आएगा आपका छंद। छंद जैसे कुंडलिया हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, ये मात्राओं पर डिपेंड होता है। कुंडलियां बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल सबको नहीं याद होता, एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन होता है ना। तो कुंडलियां का एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन होता है। बाकी दोहा आप लोग जानते हो, सोरठा उसी का अपोजिट होता है। ठीक, चौपाई तो आप जानते हो, घर में जैसे अखंड होती तो उसमें जितनी भी रामचरितमानस में लिखी वो सब चौपाई है। तो इस प्रकार के आपके छंद पूछे जाएंगे, वो भी 2 नंबर का। और उसके बाद में लिखा हुआ अलंकार, तो अलंकार में जैसे श्लेष अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, जो भी आपसे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक, तो कहने का अर्थ ये है कि रस छंद अलंकार ये भी 2-2 नंबर के आएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 नंबर का। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर जो 11 आएगा, लिखा हुआ है किसी एक विषय पर निबंध लिखो। 4 से 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे। आपसे कहेगा भारत में जनसंख्या की समस्या, पूरे विश्व में प्रदूषण की समस्या, विज्ञान वरदान तथा अभिशाप के रूप में, सोशल मीडिया की समस्या, बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं, नए पर्यावरण की समस्या, तो उन पर आपको निबंध लिखना, और निबंध के पूरे मिलेंगे कितने, 7 + 2 = 9 नंबर, यानी 9 नंबर का निबंध आता है। बहुत से विद्यार्थियों से प्रीवियस ईयर जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, ऑफलाइन में हम उनसे पूछते हैं, तो कई बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि निबंध बाद में लिखेंगे और फिर छूट जाता है। सोचो 9 नंबर का है, बढ़िया लिख के आओगे 7 या 8 नंबर कहीं नहीं गए, राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी तब भी, है ना। राइटिंग अगर बहुत अच्छी है तो कभी 8 या 9 भी मिल जाते हैं निबंध में। तो आप थोड़ा सा ये करना, जब पेपर देने जाना, ये नहीं कि बाद में लिखेंगे। ठीक, जो चीजें आ रही हैं आपको पहले लिखनी है, उसके बाद में बस थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखना, क्योंकि हिंदी के पेपर बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, मानते हो ना इस बात को। तो लिखना थोड़ा स्पीड में, ताकि अंत में आपके ये बड़े बड़े क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर जो 12 आएगा आपका, वहां से आपको संधि विच्छेद से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद में समाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब संधि विच्छेद से यहाँ से ऑप्शनल 3 क्वेश्चन आते हैं। नंबर आप जोड़ते जाना जिसको डाउट लग रहा हो। इसके पहले आप भी 50 नंबर ये भी पूरे काउंट करवाएंगे। संधि विच्छेद से ऑप्शनल टाइप के 3 प्रश्न बनेंगे, तो 3 नंबर का हो जाएगा। समाज से 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा, प्रत्यय और विभक्ति से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन आएंगे, ये सब ऑप्शनल टाइप के होंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 4 28, और इधर कितने हो चुके थे
28, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो 7 और 7 14, तो 14 और 28 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 42। ठीक, 14 और 28 कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पर आप देख रहे होगे 8 लिखा, यानी 42 में आप 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 50, और यही 50 का था। अब आता क्या है, तो 14 नंबर का प्रश्न आता है पत्र लेखन। कहेगा आपसे लिपिक पद हेतु पत्र लिखिए, या आपने अपनी किताबों में देखा हो, यानी जो 14 नंबर प्रश्न आएगा वो पत्र लेखन से रिलेटेड आएगा। कभी लिपिक पद के हेतु, कभी किसी समस्या को लेकर किसी अधिकारी को लिखना है, तो इस टाइप के आपके पत्र लेखन आते हैं। 8 नंबर का आएगा 42, उधर काउंट हो चुके थे, 42 और 8 50। तो ये था हिंदी का पूरा सिलेबस। 2 खंडों में आएगा, खंड का और खंड खा, दोनों 50-50 नंबर के आते। कहाँ से क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हमने चर्चा कर दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और ये चीजें समझ में आ रही हो तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों अपने शेयर जरूर कीजिए। ये बात हर एक वीडियो में हम बोलते हैं, जितना ज्यादा आप प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर दिखाओगे, हम आपके लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जीफुल आकर मेहनत करेंगे और आपको हर एक सब्जेक्ट का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्री में दिलाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट करके बताइए अगला कौन से सब्जेक्ट का इसी तरीके से पूरा पोस्टमार्टम किया जाए कि किस चैप्टर से क्या आता है, क्या क्या चीजें पढ़नी होती, कितने नंबर का आता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, और चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। हिंदी का तो आज पूरा पोस्टमार्टम हो गया है। आज हम लोगों ने ये सीखा कि क्या क्या चीजें हैं सिलेबस में, क्या क्या पढ़नी हो, किससे कितने नंबर का आता है। क्लियर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सामने लिखा हुआ देख रहे हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए, और एक खास बात, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप जितना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, हम आपके लिए उतने ही मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एकदम जान झोंक दीजिए यूपी बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।